जी कैफ 4 लेक्चर नंबर 2 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आपको लेक्चर के स्टार्ट में चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। ये राइस की बुक में से चैप्टर कॉपी करवाया गया है, क्योंकि आपको शायद मैंने कल शेयर किया था कि जब आई कैप की बुक पब्लिश हो जाएगी उसके बाद 10-12 दिन के बाद राइस की बुक जो है पब्लिश होगी। मीनवाइल चूँकि हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल ज़रूरी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये चैप्टर 2 मैं आपके साथ शेयर किया है। इसका मैं स्ट्रक्चर आपका एक्सप्लेन कर दूँ। कोई भी जो चैप्टर होगा उसका जो फर्स्ट पेज होगा उस पर आप देखेंगे आपको एक टेबल बना नज़र आएगा। इस टेबल के ऊपर पहले सफ़े के ऊपर वो सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। जैसे अगर आप देखें तो इस चैप्टर में 6 कंसेप्ट्स डिस्कस हुए हैं। उससे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके नंबरिंग करके आगे कंसेप्ट बताए हुए हैं। और फिर आई कैप की बुक का सेक्शन रेफरेंस भी दे दिया आगे, ताकि जो स्टूडेंट आई कैप की बुक से पढ़ना चाहे वो वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरतीब से ये कंसेप्ट है उसी तरतीब से आगे चैप्टर्स में हेडिंग्स दे के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसको प्रेजेंट किया गया। ठीक है, फिर हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसेप्ट डिस्कस किया गया। अच्छा, ये कंसेप्ट डिस्कस करते हुए जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल आई कैप की बुक में अगर कोई है तो उसको अलहदा कर दिया गया है, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो एंड पे कि कौन सा वाला पैराग्राफ याद करना है और कौन सा सिर्फ समझने के लिए। आई कैप की जो बुक है उसमें याद रखें ऐसे कंसेप्ट भी हैं जो कि एग्जाम में टेस्ट होते हैं और अदर एक्सप्लेनेशन, एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी है। एडिशनल एक्सप्लेनेशन शुरू में बड़ी अच्छी लगती है कि कंसेप्ट बताया साथ ही उसको समझा भी दिया, लेकिन आखिरी दिनों में जाके ख़ास तौर पे आखिरी महीने में जब आप रिवीजन वगैरह कर रहे होते हैं तब यही एडिशनल एक्सप्लेनेशन बुरा लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। सर बता दीजिए, निशान लगवा दीजिए कौन कौन सा पैराग्राफ याद करना है और कौन सा छोड़ना है, सिर्फ रीडिंग के लिए था। तो हमने क्या किया, जो आई कैप की बुक में पैराग्राफ सिर्फ रीडिंग के लिए हैं, यानी वो जो सिर्फ एडिशनल एक्सप्लेनेशन है जो एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, उसको हमने साइड पे कर दिया और बाकी जितना भी एग्जामिनेबल मटेरियल है वो सारा इंक्लूड कर दिया। अब जो साइड पे हमने मटेरियल किया है वो भी ये नहीं है कि इग्नोर कर दिया, वो चूँकि सिर्फ समझने समझाने के लिए, याद करने के लिए नहीं है, एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन क्लास में मैं जैसे इस वक्त लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इस डिस्कशन के दौरान मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनमें से अगर आपको कोई बात अच्छी लगे आप उसको एडिशनली नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है आपने ये याद करना है और ये मोर देन इनफ है। ठीक है, याद करने के लिए इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल रीडिंग करना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़रूर कीजिए। रेफरेंस आपको आगे बता दिया गया हर कंसेप्ट के आगे, आप उसकी डिटेल डिस्कशन पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आई कैप की बुक यूज़ करेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा कंसेप्ट पैराग्राफ अहम है, याद करना है, समझना है, और कौन सा सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको याद नहीं करना। ठीक है, जबकि अगर बुक याद करेंगे तो फिर ये राइस की बुक यूज़ करेंगे तो इसमें फिर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसमें चूँकि ऑलरेडी सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड की गई है जो रेलिवेंट है, तो इसमें फिर आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, सिलेक्टिव स्टडीज़ नहीं करनी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद इस 2-3 अटैम्प्ट्स पहले तक हम क्या करते थे कि जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होते थे उसको राइस की बुक में इंक्लूड कर देते थे, लेकिन जो आई कैप की बुक में इलस्ट्रेशन या एग्जांपल्स होती थी उसको इंक्लूड नहीं करते थे। ठीक है, वो हम स्टूडेंट से कहते थे कि रीड कर लें। तो था क्या था, जो स्टूडेंट्स रीड करते थे वो कहते थे सर 2-2 बुक्स पढ़ना पड़ती हैं, वो टाइम बड़ा लग जाता है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते थे जो एडिशनल इलस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन, जो इलस्ट्रेशन है वो आई कैप की बुक से रीड ही नहीं करते थे। तो सम टाइम ऐसा होता था एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आई कैप की जो इलस्ट्रेशन है उसके ऊपर बेस कर रहा होता था, उसमें से पूछ लेता था। तो वैसे तो अगर कंसेप्ट आता हो तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन अगर वही इलस्ट्रेशन अगर पढ़ी भी हो फ़र्ज़ कीजिए तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हमने क्या किया, फिर इस चीज़ को हमने जब देखा कि आई कैप अच्छा टेस्टिंग कुछ इस तरीके से कर रहा है, तो हमने ये डिसाइड किया कि राइस की बुक में आई कैप की हर इलस्ट्रेशन, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, हर इलस्ट्रेशन को हमने इंक्लूड कर देना है,
ताकि स्टूडेंट्स को 2 बुक्स को कंसल्ट ना करना पड़े। तो आप देखेंगे जो भी कंसेप्ट है ना, इसके एंड पे आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। इनमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो आईकैप के पास्ट पेपर्स के हैं, और वो इलस्ट्रेशंस भी हैं जो पास्ट पेपर्स की तो नहीं है लेकिन आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में डिस्कस की गई है। तो वो जितनी भी स्टडी टेक्स्ट में इलस्ट्रेशन डिस्कस हुई हैं वो सारी की सारी हमने निकाल दी और वो भी इसमें इंक्लूड कर दी। अगर आप देखेंगे हर इलस्ट्रेशन के एंड पे आपको उसने एग्जाम्पल का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि आईकैप के इसी चैप्टर में ये वाली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जब आप अगर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने आईकैप की बुक के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, और जब आप ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो इसका मतलब है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मटेरियल ज़रूरी था वो भी सर आपने याद कर लिया। अब आपको मजीद आईकैप की बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें, मैं रोक भी नहीं रहा, टाइम हो करना चाहें ज़रूर करें, कोई मसला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नई चीज़ कोई ना भी मिली कम से कम रिवीजन तो हो ही जाएगी। ठीक है, रीड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये सफिशेंट है। अगर आप इस मटेरियल को यूज़ करते हैं इसके बाद आईकैप की बुक के ऊपर जाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। फिर इसके बाद इसी तरह कंसेप्ट आगे चलते जाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो चलते जाएंगे। एंड पे अगर आप देखेंगे तो आपको पेंडेक्स नज़र आएंगे। एक तो पेंडेक्स है एमसीक्यूज एंड आंसर का। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज जो हैं ये भी आईकैप की बुक वाले हैं, मतलब जो आईकैप ने अपनी बुक में इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए और इसका सॉल्यूशन भी है। और फिर जो चैप्टर के दौरान में क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन भी आपको एंड में नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, जो इलस्ट्रेशन तो सारी हमने आईकैप की यूज़ की हैं, लेकिन जो इनका सॉल्यूशन बनाया है ना वो हमने कोशिश की है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि आईकैप की इलस्ट्रेशन डिस्कशन की शक्ल में है, क्वेश्चन आंसर की शक्ल में नहीं है। अगर आप किसी भी एक चैप्टर की सैम्पल बेस पे आईकैप की इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो फैक्ट्स को डिस्कस करते करते क्वेश्चन को, वो एग्जाम्पल को क्लोज कर देता है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है आईकैप की इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन इलस्ट्रेशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सामने रखा ताकि आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो। ये ना हो कि सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी आपने शुरू से लेके एंड तक पढ़ ली, उसमें सिर्फ रीडिंग होती है फिर, और आप अपने माइंड को अप्लाई, जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो इलस्ट्रेशन वही हैं, लेकिन क्या किया हमने, उसको क्वेश्चन आंसर की शक्ल दे दी ताकि आप थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। आईकैप की बुक में साथ ही चलते चलते वो उसी के अंदर स्टेटमेंट होती है और उसी के अंदर उसका डिसीजन भी डिस्कस कर देता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होगा, और क्वेश्चन के आंसर भी साथ ही साथ इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक, अच्छा, अब जो पहले पेज पे आईकैप लास्ट कॉलम है ना, ये लास्ट कॉलम क्या चीज़ शो कर रहा है भला, आईकैप की बुक का रेफरेंस। तो इसको आपने रीड कैसे करना है, जैसे सेक्शन 1 तो चले कंप्लीट सेक्शन 1 हो गया, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है इसके आगे लिखा हुआ है 2.1.1, इसमें जो पहला 3 डिजिट का रेफरेंस है, जो पहला डिजिट है वो चैप्टर नंबर को शो कर रहा होता है कि यही कंसेप्ट आईकैप की बुक में चैप्टर नंबर 2 में है, और सेक्शन कौन सा है 1.1, 1.2, 1.3, वो इस तरीके से आपने इसको रीड करना। ठीक है, यानी पहला डिजिट जो है वो चैप्टर नंबर को शो कर रहा था, दूसरा डिजिट आपका सेक्शन, और तीसरा डिजिट जो है वो पैराग्राफ नंबर। अगर आप आईकैप की बुक से कंपेयर करना चाहें, रीड करना चाहें, तो आसानी के लिए उसका रेफरेंस भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। क्लियर, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये रेफरेंस वगैरह जो है वो ड्राफ्ट वर्जन जो आईकैप ने शेयर किया है हमारे साथ उसमें से मैंने निकाले हैं। जब आईकैप की फाइनल वर्जन आएगा बुक का, उसमें अगर कोई चेंजेस होती हैं तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर, इस हवाले से कोई और चीज़ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का कंसेप्ट। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है आईकैप की बुक के लिहाज से, जो क्या है इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 1 में कुछ लीगल सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट हैं, वो हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है, वो बाद में करेंगे। अभी चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसमें कुछ डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से। हमारा जो
पेपर है लॉ का, 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें वो कुछ लॉज हैं, जैसे पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, कुछ लॉज। तो इसमें हमने डिसाइड ये किया कि पहले जो सबसे अहम लॉ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं? चैप्टर 2 से, चैप्टर 1 अभी नहीं कर रहे। चैप्टर 2 से ऑनवर्ड हमारे जो कुछ चैप्टर्स हैं ये डील करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। असल में प्रैक्टिकली आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। जो कंपनी से रिलेटेड लीगल मैटर्स है ना, इसके लिए अलहदा से सब्जेक्ट है कैफ 7 का, कंपनी लॉज वाला, वो वहाँ पे डिस्कस होंगे। जो ऐसे लॉज, जो बिजनेस लॉज जो कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर पे अप्लाई होते हैं, वो हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे बिजनेस लॉज के अंदर, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा बिजनेस में लीगल इम्प्लीकेशन होती है जिसकी, वो है एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, कोई सेल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट वगैरह, तो और दूसरी पार्टी उसका कोई खिलाफ वर्जी करे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसके ऊपर क्या रूल्स है। आपने किसी भी पार्टी, आपको पता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, डेली बेसिस के ऊपर वो एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। आप इवन अगर फर्ज कीजिए आपका मोबाइल ख़राब हो गया और आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, उस बंदे को कहते हैं ये मेरा मोबाइल रिपेयर कर दें, उस वक्त आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट हालांकि रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन लॉ ये कहता है कि एग्रीमेंट का रिटन फॉर्म में होना जरूरी भी नहीं है, वो रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। तो ये भी एग्रीमेंट। तो जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में डेली बेसिस के ऊपर दूसरे लोगों से जानते हुए या ना जानते हुए, अनजाने में एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या जब हम बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे वो स्मॉल लेवल का क्यों ना हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में क्यों ना हो या पार्टनरशिप की शक्ल में क्यों ना हो, क्या वहां पे लोगों के साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल। किसी बंदे से आप कुछ चीजें खरीद रहे होंगे, किसी को बेच रहे होंगे, किसी को आप जॉब पे रख रहे होंगे, इवन एम्प्लॉयमेंट पे रखना किसी को, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप उसके साथ। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हो तो हमें कानूनी स्टेटस भी पता हो, अपना कानूनी हैसियत भी पता हो। नो डाउट वाइल नॉर्मली डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो भी तो नॉर्मली पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती है, बहुत कम ऐसा होता है कि पार्टीज कोर्ट पे जाए। लेकिन फिर भी हमें अंदाजा होना चाहिए ताकि डीलिंग करते हुए हम अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो अगली पार्टी के पास रख सके सामने, कि भाई अगर आप कोर्ट में चले भी जाते हैं ना, हमारे पास ये प्लस पॉइंट है। अगर आपको अपने लीगल राइट्स का, लाइबिलिटीज का अंदाजा होगा तो आप बेहतर तरीके से दूसरे लोगों के साथ निगोशिएट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। याद रखें, आपको लॉ पढ़ाने, सीए में लॉ पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आपको वकील बनाना है या आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं, बल्कि वो वकील ही काम करेंगे। आप किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, वो काम सारे लॉयर कर रहे होंगे, लेकिन एग्रीमेंट तो आपने करने हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन तो आपने डिसाइड करनी है। तो आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि एग्रीमेंट्स की लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, और इसको सामने रखते हुए आप बेहतर तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकें। इसीलिए इस कैफ 4 के अंदर जो सबसे अहम और सबसे ज़्यादा वेटेज है जिस लॉ की, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? लोगों के साथ जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उनसे रिलेटेड। सारी की सारी डिस्कशन जो है वो एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या आपने लोगों के साथ एग्रीमेंट करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, कौन से वैलिड नहीं है, ठीक है, और किन सिचुएशन में आप दूसरे लोगों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, आपको कंपनसेशन मिलेगी, किन केसेस में कंपनसेशन नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के गिर्द घूमेगी। तो आज हम उसकी बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट सीखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। क्लियर हो गया? तो ये मुझे बताइए, अभी तक की डिस्कशन से क्या पता चला? हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की है। कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज के ऊपर, कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के ऊपर। जो कंपनीज के ऊपर लॉज एप्लीकेबल है, ये आप किस सब्जेक्ट में सीखेंगे? कंपनी लॉ में। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल है, वो बिजनेस लॉ में सीखेंगे। बिजनेस लॉ में बहुत से लॉज हैं हमारे सिलेबस में। सबसे अहम लॉ कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? इसीलिए आप देखेंगे जब
इसकी केस स्टडीज पढ़ रहे होंगे ना, जब कंपनी लॉ की केस स्टडीज पढ़ रहे होंगे उनमें हर केस स्टडी में कोई ना कोई कंपनी होगी, लाजमी है। लेकिन जब बिजनेस लॉ की केस स्टडीज कर रहे होंगे इनमें किसी केस स्टडी में कोई कंपनी नहीं हो, शाज़ व नादर ही, एक्सेप्ट रेयर केस में शायद कोई कंपनी आ जाए, वरना नॉर्मली बिजनेस लॉ की जितनी भी केस स्टडीज होंगी इनमें इंडिविजुअल्स होंगे, इनमें पार्टनर्स होंगे, कंपनी से, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड लॉ कहाँ पढ़ना है, वो और स्कोप है, वो सब्जेक्ट। तो आपको अपने बिजनेस लॉ का स्कोप क्लियर हो गया कि इसमें क्या करना है। बिल्कुल। तो आज हम सबसे अहम चीज़ का आगाज़ करते हैं जो कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। राइस बुक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है जो आपने पढ़ना है, आई कैप की बुक में सेक्शन 1 है। राइस की बुक यूज़ कर रहे हैं तो आज आपने घर जाके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो है 1 2 3 4 5 6। देखिए क्वेश्चन की नंबरिंग लगी हुई है ना, आपको पता चल जाएगा ना, पूछने की जरूरत तो नहीं है घर जाके एक दूसरे से कि कौन से असाइनमेंट देते। बिल्कुल। और आई कैप की बुक में जो क्वेश्चन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब आपने ये नहीं सोचना कि आई कैप की बुक करने वालों को ज़्यादा क्वेश्चन असाइनमेंट दे, 8 क्वेश्चन उनके लिए, राइस वाली नहीं। सम टाइम ऐसा होता है डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। आई कैप की बुक में जैसे एक इलस्ट्रेशन एक जगह पे है, अगली जगह पे वही कंसेप्ट आया तो उसने दोबारा इलस्ट्रेशन जो है वो कॉपी कर दी, उसकी अच्छी नीयत से उसने की कि चले रिवीजन हो जाएगी। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जब आती है, डुप्लीकेशन होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक केस स्टडी को खत्म करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 2 केस स्टडीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, मिलती जुलती हैं। आई कैप ने इनको लहदा डिस्कस किया, हमने उनको क्या किया, इकट्ठा कर। इसलिए याद रखें ये दोनों प्रैक्टिस सेम है, जो काम इस स्टूडेंट ने करना है वही काम इस स्टूडेंट ने भी करना है, सिर्फ यह है कि हमने शायद कोई 2-3 केस स्टडीज़ को मर्ज कर दिया। तो असाइनमेंट भी क्लियर। अच्छा, और ये असाइनमेंट आपने रिटन फॉर्म में करनी है। और एक चीज़ और सुन लें, आपको शुरू का 1 महीना केस स्टडी सॉल्व करनी नहीं आएगी, केस स्टडी प्रेजेंट करनी लिखनी नहीं आएगी। आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना है, मैं अभी बता रहा हूँ, आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना। पहला हमारा स्टेप है, लेवल है केस स्टडी को सीखने का, समझने का, कि हमें समझ आना शुरू हो जाए। पहले महीने में आप सिर्फ इस काबिल होंगे कि आपको केस स्टडी समझ आना शुरू होगी। शुरू में तो हफ्ता 10 दिन वो भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर पहले 1 महीने में हमारा टारगेट क्या है कि केस स्टडी को हम अच्छे तरीके से समझ लें, हमें पता चल जाए अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, इसमें होना क्या है, क्या हम दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ठीक है, जब केस स्टडी आप उसको समझ लें, सॉल्व करना बाद में सीखेंगे, लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है बाद में सीखेंगे। मैं कुछ थोड़ी टिप्स आपको देता रहूँगा साथ साथ। और जब आप बुक का सोल्यूशन देखेंगे ना, तो जाहिर है वो चूंकि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे है सोल्यूशन, तो आप इनडायरेक्टली फॉर्मेटिंग भी सीखते रहेंगे, प्रेजेंट कैसे करना है वो भी इनडायरेक्टली सीखते रहेंगे। लेकिन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा अभी मेरा फोकस वो नहीं है। अभी मेरा फोकस पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कि आपको समझ आ जाए कि केस पूछ क्या रहा है और हमने बताना क्या है। उसकी ड्राफ्टिंग अभी नहीं सिखा। तो आपने ये नहीं सोचना, ये नहीं पूछना अभी पहले 1 महीने में कि सर मुझे समझ तो आ जाता है कि केस स्टडी में लिखना क्या है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। आपने जो लिखा होता है वो कोई और तरीका है, मैं जो लिखता हूँ वो किसी और वो होता है। वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो दूसरे महीने में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। अच्छा, ये है लीगल कंसेप्ट। लॉ जो है ना, इसमें ऐसे तो हर सब्जेक्ट में बड़ी तरतीब से चलना पड़ता है, प्लान करके रखना पड़ता है स्टूडेंट के। अभी जो मेरे पास स्टूडेंट आया उसने क्या कुछ पढ़ा हुआ है, उसकी वोकैबुलरी किस लेवल पे है, उसका इंटेलिजेंस लेवल, नॉलेज किस लेवल पे है, उसके बाद किस तरीके से लेके चलना है, हर टीचर ने प्लानिंग की होती है। लॉ में ख़ास तौर पे ये प्लानिंग बहुत क्रिटिकल होती है कि अगर लेक्चर के दौरान में मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी ऐसा निकल गया ना जो अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया हुआ, तो स्टूडेंट वो लफ्ज़ जो आता है ना वो दिमाग में बैठ जाता है, वो फिर बाकी के लेक्चर पे ध्यान कम हो जाता है, माइंड में यही चलता रहता है इस लफ्ज़ का मतलब क्या था। तो बड़ी एहतियात के साथ मैं चलूँगा, कोशिश यही करूँगा कि जो भी कोई नया लीगल टर्म आती है पहले आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर उसके बाद आगे चलूँ। लेकिन अगर किसी जगह पे आप कोई ऐसे टर्म मेरे मुंह से निकल जाती है जो आपके लिए नहीं है, मैंने एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है, तो आपने नोट कर लेनी है। जब डिस्कशन मेरी एंड होगी तो उस वक्त आपने फ़ौरन पूछ लेना है, सर आपने ये टर्म यूज़ की थी, इसका मतलब क्या है। क्लियर? अच्छा, और दूसरी चीज़, हर कंसेप्ट में मैंने आपको कल एक बात बताई थी ना
कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए अल्फाज फ़र्क हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आई कैप से हमने पूछा हुआ है डायरेक्ट एग्जामिनेशन से, उसने रिटन फॉर्म में रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया हुआ है कि अल्फाज फ़र्क होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम होना। बल्कि उसके अल्फाज थे कि ये प्रोफेशनल बॉडी है, हम तो जो रट्टा है उसको डिस्करेज करते हैं, तो हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि स्टूडेंट एज इट इज़ वही लैंग्वेज लिखे। और ख़ास तौर पे केस स्टडी में तो उसने कहा पॉसिबल ही नहीं है, ये उसके अल्फाज है डायरेक्टर, कि केस स्टडी में पॉसिबल ही नहीं है कि स्टूडेंट एज इट इज़ अल्फाज लिखे, उसमें तो फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, वर्ड्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कंसेप्ट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं, लीगल टर्म्स ऐसी हैं जो हमने एज इट इज़ यूज़ करनी है, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, कुछ लीगल टर्म्स ऐसे हैं, जैसे मैंने वर्ड बोला कॉन्ट्रैक्ट, अब आम ज़बान में ना, आम इंग्लिश में जो यूज़ करते हैं, वर्ड एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, लोग इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स को यूज़ करते हैं और ज़्यादातर एग्रीमेंट की टर्म यूज़ की जाती है। लेकिन लीगली एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको हमने रिटेन रखना है, उनको हमने नहीं हिलाना कि इसकी इजी इंग्लिश देख लूँ, वो वर्ड यूज़ कर लूँ, वो आपको मैं अभी शुरू में साथ साथ बताता रहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको महीने डेढ़ महीने बाद खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से टर्म्स ऐसी हैं जो लॉ में बार बार यूज़ हो रही हैं, और जो टर्म्स बार बार यूज़ हो रही हैं उनको हमने वैसा ही रिटेन रखना, क्योंकि इसका मतलब है वो की टर्म्स हैं। स्टार्ट करते हैं जी, क्या पढ़ने लगे थे हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहानी शुरू होती है। अच्छा, मुझे बताइए, मेरी एक फ़र्ज़ कीजिए स्टेशनरी की शॉप है, दुकान है, मैं दुकान पे बैठा हूँ, क्या मैं डेली बेसिस के ऊपर लोगों से एग्रीमेंट कर रहा हूँगा? कुछ लोगों के साथ सेल का एग्रीमेंट कर रहा हूँगा, कुछ के साथ परचेज का एग्रीमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं दुकान पे बैठा, ग्राहक आया, ठीक है, उसने कहा कि जी ये बुक मुझे दिखाइए, मैंने उसे बुक दिखाई। ठीक है, बुक के ऊपर लिखी हुई थी प्राइस 500। उसने पूछा कितने की? मैंने कहा 500 के। उसने कहा ये लीजिए 500। मैंने बुक उसको दी और 100 रुपीज़ अपने पास रख। क्या ये कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो हम डेली बेसिस के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए मैं दुकान पे बैठा हूँ और कोई बंदा आया, सामने किताब पढ़ी है, उसने कहा सर ये किताब मुझे बेच दीजिए। ठीक है, 500 रुपये उस किताब की कीमत है, और कस्टमर ने मुझे क्या कहा? सर 500 रुपये में आप ये किताब मुझे बेच दीजिए। ये उसकी तरफ से ऑफर है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑफर। क्या मेरे ऊपर लाजमी है कि मैं उसको बेचूं? नहीं, चाहूं तो बेचूं, चाहे ना बेचूं। अगर मैं उसे कहता हूं नहीं सर ये फॉर सेल नहीं है, तो इसका मतलब मैंने उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं लाए निकाले 500 रुपया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? फर्ज कीजिए कि कोई बंदा मेरे पास आता है, कहता है सर आपकी बाइक है, क्या आप अपनी बाइक 30,000 रुपये में मुझे बेचेंगे? ये क्या है? ये ऑफर है। और अगर मैं कहता हूं नहीं मैंने बाइक नहीं बेचनी, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और अगर मैं कहता हूं अच्छा ठीक है मैं बाइक बेचने को तैयार हूं, एक्सेप्टेंस। बाइक उसी वक्त डिलीवर करना या कैश उसी वक्त वसूल करना ये लाजमी नहीं है, लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के लिए लाजमी नहीं है कि आप एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट चीजें एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, वो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आपका एग्री कर जाना, ठीक है, ये एग्रीमेंट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन सिखाता है वो है ऑफर की। ऑफर ज्यादातर टर्म 90% टर्म ऑफर यूज होगी। कभी कभार एक वो वर्ड यूज कर लेता है प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज है, लेकिन ज्यादातर कौन सी टर्म यूज होगी? ऑफर का मतलब क्या है? व्हेन वन पर्सन, जब कोई एक बंदा शोज हिज विलिंगनेस, वो अपनी विलिंगनेस शो करवाता है, क्या? टू डू और नॉट टू डू समथिंग,
यानी जब कोई एक बंदा हमें ऑफर करता है, अपनी विलिंगनेस शो करवाता है कुछ करने या ना करने के लिए, इसे कहते हैं हम ऑफर। जो ऑफर होती है वो कोई, इसमें अहम चीज क्या है, ऑफर कोई काम करने के लिए भी हो सकती है और कोई काम ना करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए मैं इनसे ये कहता हूं कि अगर आप इम्तिहान में पास हो गए तो मैं आपको मोबाइल इनाम में दूंगा। ये मेरी तरफ से एक ऑफर है कि भाई पास होके दिखाओ। ठीक है, अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारा एग्रीमेंट हो गया। यह है ऑफर टू डू समथिंग, जिसमें मैंने उन्हें कहा काम करना है, इन्होंने कुछ करना है। क्या ऑफर सिर्फ टू डू समथिंग की होती है कि नॉट टू डू समथिंग की भी होती है? नॉट टू डू समथिंग की भी होती है। जैसे ऑफर ये भी हो सकती है, अगर तुम 1 साल तक सिगरेट नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल इनाम में दूंगा। अब ये भी एक ऑफर है, लेकिन ये ऑफर किस चीज की है? नॉट टू डू समथिंग। तो याद रखें, ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ज्यादातर 95% वो होते हैं टू डू समथिंग के, लेकिन कभी कभार नॉट टू डू समथिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्ज कीजिए मैं एक मार्केट में काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, साथ वाली शॉप पे ग्राहक ज्यादा आते हैं। मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि अगर आप इस एरिया में दुकान छोड़ दे, इस एरिया में बिजनेस ना करें, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ये क्या है? ऑफर है। वो चाहे तो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करे, चाहे ना। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता इसका मतलब रिजेक्ट कर ली, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब हमारा एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, ये ऑफर क्या है? टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग? नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, लेकिन बहरहाल जो ज्यादातर केस स्टडीज वगैरह हम पढ़ेंगे उसमें टू डू समथिंग की बात करेंगे। तो ऑफर का मतलब समझ आ गया? जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस शो करवाता है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो ये है ऑफर। हमने एक सिंगर के साथ एग्रीमेंट किया, आप सिर्फ हमारे कंसर्ट में गाना गाएंगे। ये हमने उसको ऑफर किया, हमारे से महीने का 10 लाख एग्री कर लें, लेकिन सिर्फ हमारे कंसर्ट में गाना गाएंगे आप। ये क्या है? ऑफर टू डू समथिंग। और अगर हम कहें कि 10 लाख रुपया लें और किसी भी कंसर्ट में आपने हिस्सा नहीं लेना 1 महीने तक, नॉट टू डू समथिंग। तो ये ऑफर समझ आ गई क्या है? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग समझ आ गई। अब अहम चीज सुने, ऑफर में 2 पार्टीज होती हैं। ऑफर में कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टीज होती हैं। एक ऑफर करने वाला और एक जिसको ऑफर की जाती है। जो ऑफर करने वाला उसे क्या कहते हैं? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है, ऑफरी। जो ऑफर करने वाला उसे क्या कहते हैं? और जिसको ऑफर की जाती है, ऑफरी। मैंने इन भाईजान को ये कहा कि अगर आप अपनी घड़ी मुझे बेचे दे तो मैं आपको इसके बदले में 5,000 रुपया दूंगा। ऑफरर कौन है? मैं। और ऑफरी कौन है? ये। ठीक है, तो एक ऑफर में 2 पार्टीज होती हैं, एक ऑफरर एक ऑफरी। ये बात समझ आ गई? ये जहन में रखें। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने इनको कहा अगर ये घड़ी मुझे बेच दो मैं 5,000 रुपये दूंगा। ये चुप हैं। साथ वाला क्या? अच्छा, अगर ये कहें सर मुझे मंजूर है, एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हुआ? और अगर साथ वाला कहे सर मुझे मंजूर है, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं? नहीं। लॉ कहता है एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफरी देगा, ऑफरी देगा। ठीक है, तो एक ऑफर में 2 पार्टीज हैं, ऑफर और ऑफरी। इन दोनों के अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं उन्हें लॉ कहता है थर्ड पार्टीज, या वर्ड यूज करता है स्ट्रेंजर। क्या वर्ड यूज करता है? स्ट्रेंजर। ठीक है, एक ऑफरर है एक ऑफरी है, और इसके अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं वो क्या है? स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टीज। लॉ ने एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ऑफरी। ऑफरी के अलावा और कोई पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑफर की समझ आ गई, 2 पार्टीज भी समझ आ गई। चलिए, ये डेफिनेशन का रटा लगाना लाजमी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट समझाना था इसमें टू डू और नॉट टू डू समथिंग।
सिंपल। ऑफर का मतलब जब एक बंदा दूसरे को कोई चीज़ खरीदने बेचने की ऑफर करे वो ऑफर है, ठीक है। वैसे तो किसी चीज़ को डिफाइन करते हुए रूल ये होता है हम उसी टर्म को उसमें यूज़ नहीं करते, लेकिन ऑफर का मतलब क्या है भाई, एक सेल परचेज करने के लिए जो इंडिकेशन दी गई एक दूसरे को, ऑफर। दोनों पार्टीज क्लियर। अच्छा, स्पीड मेरी शुरू में होगी स्लो, शुरू के कुछ लेक्चर्स में, क्योंकि लॉ स्टार्ट में ना मैंने भी टर्म्स आपके साथ शेयर करने हैं, कंसेप्ट शेयर करने हैं। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि सर ने सिर्फ 2 लफ्ज़ सिखाए हैं आज, ठीक है। वो आपकी सारी प्लानिंग मैंने की हुई है कि किस किस तरीके से आपको लेके चलना है। आपने सिर्फ ये चीज़ इंश्योर करनी है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। दोनों पार्टीज ओके, आगे चलते हैं। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस क्या होती है? इजहार। दोनों, हाँ, इजहार कैसे? या अल्फाज से, अल्फाज रिटन अल्फाज से, या वो ओरल अल्फाज से। और जब ऑफर अल्फाज के जरिए से ना कि, याद रखिए अल्फाज में रिटन और ओरल दोनों शामिल है। अल्फाज के जरिए से नहीं बल्कि कंडक्ट के जरिए से, अपने बिहेवियर के जरिए से, अपने एक्शंस के जरिए से की जाए तो इसे कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर। मैं घर जा रहा था, गाड़ी ड्राइव करते हुए ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुका, ठीक है, और एक बंदा मेरे पास आया, उसके हाथ में बहुत से फूल थे और कहने लगा सर क्या आप ये फूल खरीदेंगे? ठीक है, बताइए एक्सप्रेस ऑफर है कि इम्प्लाइड? एक्सप्रेस ऑफर है, ज़बानी कलामी है, इससे फर्क तो नहीं पड़ता। मुझे बताइए क्या ऑफर या एग्रीमेंट रिटन में होना लाजमी है कि ओरल भी हो सकते हैं? ओरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, मैंने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक और बंदा आया और उसने मेरे से पूछे बगैर गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर दिया, है ना। अब 1 सेकंड के लिए यहां पे पॉज कर लें। वो गाड़ी का शीशा साफ करना उसने शुरू किया है और मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं। मुझे बताइए अब ये उस बंदे की तरफ से जो गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है ऑफर है कि नहीं? क्या मुझे बताइए लीगली क्या मुझे वो ऑफर कर रहा है कि नहीं कि मैं आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर दूं? बिल्कुल, ये उसकी तरफ से। लेकिन कौन सी ऑफर है? इम्प्लाइड ऑफर है। शाबाश, बिहेवियर से है, ठीक है। मैं फर्ज कीजिए फैसलाबाद से लाहौर आया और रेलवे स्टेशन पे मैंने अपना सामान रखा और एक कुली ने पूछे बगैर मुझसे सामान उठाया और कहा सर किधर चलना है? उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर मैं आपका सामान उठा लूं या सामान उठा लूं तो आप मुझे पैसे देंगे, टर्म्स नहीं। उसने सामान उठाया, पूछा किधर चलना, ये उसकी तरफ से ऑफर, इम्प्लॉयड ऑफर। वो हमारे पूछे बगैर सामान उसने उठा लिया। अब जिस तरह ऑफर है ना एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड हो सकती है, उसी तरह एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड हो सकती है। अगर मैं गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है और मैं चुप करके बैठा रहता हूँ, वो सारा शीशा साफ कर लेता है, बाद में कहता है सर पैसे। मैंने कहा पैसे कैसे? उन्होंने कहा सर आपका शीशा था, गाड़ी का शीशा साफ किया है। तो मैं कहूँ मैंने थोड़ी कहा था, वो तो तुमने अपनी मर्जी से किया। क्या मैं ये कह सकता हूँ? लॉ कहता है नहीं, आपका उसके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। मैं क्या एग्रीमेंट कैसे हो चुका? मैं तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो लॉ ने कहा हाँ आपने एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस नहीं दी लेकिन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दी। मैंने कहा इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे? उसने कहा आपका ना रोकना इस चीज की इंडिकेशन है कि आपको मंजूर है कि गाड़ी का शीशा साफ कर दे वो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मेरा और उसके दरमियान में एग्रीमेंट। अच्छा ये मुझे बताइए, फर्ज कीजिए अभी एडवांस कंसेप्ट है, पूछ लूं, बाकी सच में एडवांस कंसेप्ट है। अगर फर्ज कीजिए ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई लेकिन उसमें प्राइस का जिक्र नहीं है, तो क्या कोई प्राइस पे की जाएगी कि नहीं? शाबाश, की जाए। लॉ ये कहता है प्राइस पे की जाएगी जो रीजनेबल प्राइस होगी, जो उन सर्विसेज के लिए नॉर्मली प्राइस पे की जाती है, मैं लायबल हूं कि वो प्राइस पे करूंगा। शाबाश, ठीक है। तो ऑफर समझ लग गई क्या है? ऑफर और ऑफर, ये टर्म्स बार बार यूज होगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि टर्म्स बार बार बोलूंगा आपका माइंड उसके साथ कंफर्टेबल होगा। ऑफर और ऑफरी, फिर उसके बाद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। तो मुझे बताइए
अगर मैंने लिख के ऑफर की किसी को वो तो हो गई एक्सप्रेस, और अगर बोल के ऑफर की वो भी शाबाश, हाँ यही चेक करना था, वो भी एक्सप्रेस है, वो भी एक्सप्रेस। इंप्लाइड कौन से हुए? के बिहेवियर के जरिए से। क्लियर? आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन ऑफरी, कौन? खास तौर पे सुन ले, ऑफरी, ये नहीं कहा व्हेन एनी अदर पर्सन। व्हेन ऑफरी, जब ऑफरी क्या करे? कम्युनिकेट करे। क्या? हिज कंसेंट का मतलब रजामंदी। किसको? ऑफर को। तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, लेकिन अब सुनिए इसमें केस स्टडी कैसे सेट करता है। केस स्टडी बनाएगा, उसमें कहेगा ए ने बी को ऑफर की, सी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? हम कहेंगे क्यों वैलिड नहीं है? ऑफरी की तरफ से नहीं है। फिर केस स्टडी में कहेगा ए ने बी को ऑफर की, बी ने माइंड में सोच लिया अच्छा मुझे ये ऑफर वारा खाती है, मैं मंजूर कर लूंगा। हाँ शाबाश, क्या ये एक्सेप्टेंस हुई? क्यों नहीं हुई? कम्युनिकेट नहीं हुई। शाबाश। फिर उसके बाद केस स्टडी में पूछेगा, केस स्टडी में कहेगा कि ए ने बी को ऑफर की, ठीक है, और बी ने सी को कहा कि मैं ए की ऑफर को कबूल करता हूं, क्या ये एक्सेप्टेंस है? क्यों एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? शाबाश। ठीक है, तो एक एक लफ्ज के अंदर कंसेप्ट छुपा है। समझ आ रही है बात? एक ऑफर है, एक है, हाँ जी, ऑफर और एक्सेप्टेंस। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे चलते हैं। कहता है अच्छा, जिस तरह ऑफर एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकती है। ये क्लियर हो गया ये एग्जांपल के जरिए। अच्छा आगे चले। ऑफर बिकम्स प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड। जब, अब देखें, प्रॉमिस शायद आप नॉर्मल डेली लाइफ में किसी और कंटेक्स्ट में वर्ड यूज करते हो। लॉ ये कहता है जब कोई एक बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या है? प्रॉमिस हो जाता है। ठीक है, मैंने इन भाई से कहा आप अपनी बाइक मुझे 20,000 में सेल करते हैं? इन्होंने कहा जी सेल करता हूं। अब एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। अब सुनिए अहम चीज, एक्सेप्टेंस से पहले पहले वही पार्टीज हैं, लॉ उनके लिए वर्ड यूज करता है ऑफरर और ऑफरी। एक्सेप्टेंस के बाद वही पार्टीज हैं, अब लॉ ऑफरर और ऑफरी नहीं कहेगा। शाबाश, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी कहेगा। क्या कहेगा? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी कहेगा। ऑफरर और ऑफरी में, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी में क्या फर्क है? एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस से पहले पहले जो पार्टीज हैं वो ऑफरर और ऑफरी हैं, और एक्सेप्टेंस के बाद वही पार्टीज क्या बन जाती है? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। क्यों? क्योंकि लॉ ने, ये लाइन बड़ी अहम है, एन ऑफर बिकम्स प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड। इससे पता चला हमें प्रॉमिसर और प्रॉमिसी में और ऑफर और ऑफरी में क्या फर्क है। क्लियर? और ये आइंदा आगे चल के ना ये टर्म इतनी को यूज होगी कि आपकी सोच है, हर चैप्टर में ये टर्म यूज होगी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। ये आपने 10 आज के दिन में ना 15-20 दफा इसको दोहराना है। जैसे छोटे होते हैं वो 2-3 का पढ़ा याद करते थे ना, तो सिर्फ 2 टर्म, प्रॉमिसर कौन है? ऑफर। प्रॉमिसी कौन है? ऑफर। चलिए ये अब एक्सेप्टेंस क्लियर हो गया। अब सुनिए, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाए, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाए और इसके साथ कंसीडरेशन भी ऐड हो, तो कहते हैं एग्रीमेंट। इसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। इसको आसान अल्फाज में मैं यूं कह दूं, आसान अल्फाज में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब ये क्या हुआ, ये जरा सुनिएगा गौर से। ऑफर, ये सिर्फ समझाने के लिए इक्वेशन बना रहा हूं आपको, ये इक्वेशन सारी समझा, लॉ में इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इन भाईजान ने कहा कि सर मेरी मोटरसाइकिल है, क्या आप खरीदेंगे?
ये क्या है? एक्सप्रेस ऑफर टू डू समथिंग, खरीदेंगे। मैंने कहा हाँ खरीदूंगा, एक्सेप्टेंस हो गई, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, यानी प्रॉमिस हो गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस हो गया। लॉ कहता है ये एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं हुआ? हाँ, कंसीडरेशन नहीं है, आपने ये तो तय ही नहीं किया। ये बेचने पे राजी है, मैं खरीदने पे राजी हूं, लेकिन कीमत क्या है ये भी तय ही नहीं हुआ। हो सकता है कीमत ऐसी हो जिसपे हम एग्री ना कर सके, जिसपे हम एग्री ना कर सके। इसीलिए कंसीडरेशन होना भी जरूरी है एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए। सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस होना जरूरी नहीं है। कंसीडरेशन क्या होती है? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। अच्छा अब देखें, इन्होंने कहा सर बाइक खरीदेंगे, मैंने कहा खरीदूंगा, यह है प्रॉमिस, ठीक है। मैंने पूछा कितने में, उसने कहा सर 20,000 में बेचूंगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब ये एग्रीमेंट हो। अब इसमें देखें दुनिया के हर एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होते हैं। कितने प्रॉमिस? 2 प्रॉमिस है, ठीक है। एक प्रॉमिस इन्होंने मुझसे किया, क्या? बाइक देने का। एक प्रॉमिस मैंने इनको किया, पैसे देने का। शाबाश। तो ये दोनों प्रॉमिस जब मिलते हैं ना फिर एग्रीमेंट होता है। ये इन्होंने, अब जरा गौर से सुनिएगा, बात थोड़ी टेक्निकल होने जा रही है। इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये मुझे बाइक डिलीवर करेंगे, इसके बदले में इनको क्या मिलेगा? हाँ जी। इनके लिए जो कंसीडरेशन है वो क्या है? 20 जो इनको मिलेगा। अच्छा मैंने एक प्रॉमिस मैंने भी किया है 20,000 देने का, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? बाइक। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? बाइक। इसका मतलब है दुनिया के हर एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होंगे, और एक प्रॉमिस की कंसीडरेशन दूसरा प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस की कंसीडरेशन दूसरा प्रॉमिस है। बात समझ आए? अच्छा इस पे एक पॉइंट है, लेकिन मैं अभी समझा दूं कि ना, मुश्किल ना हो जाए। चले मैं डर डर के समझा रहा हूं, समझ आ जाए तो ठीक, नहीं तो ना सही। एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस हैं, है? अच्छा 50 रुपए इनाम। उस स्टूडेंट को ये पूरा एग्रीमेंट समझ आ गया? मुझे बताइए इसमें, इस एग्रीमेंट में प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिजी कौन है? शाबाश। ये बहुत पहले किसने? शाबाश। ये उन तक प्राइज ट्रांसफर किया, शाबाश। दोनों प्रॉमिसर और प्रॉमिजी हैं। भाई वो कैसे? वो डिपेंड करता है प्रॉमिस के ऊपर। जो इनका पहला प्रॉमिस है ना गाड़ी देने का, अगर केस स्टडी में ये कहे ना कि गाड़ी इन्होंने डिलीवर करनी है, तो हम कहेंगे गाड़ी के प्रॉमिस में ये प्रॉमिसर हैं, मैं प्रॉमिसी हूं। और अगर केस स्टडी में पैसे देने की बात करे, उसका जिक्र करे, तो अब एग्रीमेंट वही है, लेकिन अब प्रॉमिसर मैं हूं और प्रॉमिसी ये है, प्रॉमिसी ये बात समझ आई? ये आगे चल के ना एक जगह पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, ठीक है। वो ये समझते हैं कि जिस बंदे ने ऑफर किया है ना हमेशा वही प्रॉमिसर होगा। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ। लेकिन बहरहाल अगर ये आपको समझ ना आए तो कोई मसला नहीं। फॉर द टाइम बीइंग आप यही एज्यूम कर सकते हैं, ऑफरर का मतलब प्रॉमिसर और ऑफरी का मतलब प्रॉमिसी। लेकिन चूंकि गिव एंड टेक हो रहा होता है दुनिया के हर एग्रीमेंट में, तो हर पार्टी, दोनों में से हर पार्टी एक प्रॉमिस कर रही होती है और दूसरी पार्टी के साथ प्रॉमिस किया जा रहा था। ये मेरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये मुझे बाइक देंगे, और मैं इनके साथ प्रॉमिस कर रहा हूं कि इनको पैसे दूंगा। यहां तक क्लियर? अच्छा ये हो गया एग्रीमेंट। अब इन शॉर्ट सिंपल रख रहा हूं कंसेप्ट को। ऑफर पता चल गया क्या है, एक्सेप्टेंस पता चल गया क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाए एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। हाँ कंसीडरेशन भी है, यानी मैं
यूं कह लीजिए टू ऑफर प्लस टू एक्सेप्टेंस, वो एग्रीमेंट हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है? जब दो पार्टीज आपस में किसी चीज को तय कर ले वो एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो। फर्ज कीजिए असाइनमेंट दी है, भाई कल असाइनमेंट नहीं करके आए, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने इनको सुपारी दी, मैंने कहा भाई 10,000 लो, इसकी ऐसी ठुकाई करो, ऐसी ठुकाई करो, याद आ जाए, इसे नानी याद आ जाए, और ये आइंदा पूरे सेशन में केस स्टडी करना ना भूले। मैंने इनको 10,000 दिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गया हमारा। अगर ये 10,000 लेके मुकर जाते हैं, इसकी ठुकाई नहीं करते, मैं कानून का दरवाजा खटखटा सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? इल्लीगल है। शाबा, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को, किसी दूसरे की जान माल इज्जत, इसको नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट करना इल्लीगल है। इल्लीगल, और भी बड़ा इल्लीगल है, लेकिन एग्रीमेंट, ये एक इल्लीगल एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। भाई कौन से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट टू सॉरी कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू, एग्रीमेंट टू डू इलीगल थिंग्स। जैसे मैंने इलीगल की एग्जांपल दी, ठीक है। हाँ भाईजान से पूछा, हाँ भाई तुम्हारे पास बड़े पैसे होते हैं, करते क्या हो? सर मैं शाम को चर्स बेचता हूँ। अच्छा एग्रीमेंट करो यार, ये आधा किलो चर्स मुझे भी दे दो। मैंने कहा ठीक है सर, 1 लाख रुपया दीजिए। 1 लाख रुपया दिया, इन्होंने चर्स की बजाय मुझे नमक दे गए या जो भी 2 नंबर चीज। क्या मैं इनके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? इलीगल थी। जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। इसी तरह जो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स है, मैंने इनसे कहा भाई 10,000 रुपया दूंगा, उड़ के दिखाओ, इन्फोर्सेबल है? नहीं है। अच्छा अब आपको रियल केस सुनाता हूं। ये इंडिया, असल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पाकिस्तान और इंडिया ना दोनों में अप्लाई होता है हमारा। अगर आप देखें ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कोई 1872 के आसपास अप्रूव हुआ था। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक होते। तो बहुत सी एग्जांपल्स हमारी ऐसी हैं जो इंडिया से भी रिलेट करते हैं। तो एक आदमी का, एक बंदे मर गया और वो उसको शमशान घाट ले गए जलाने के लिए, और रिश्तेदार को बड़ा दुख, आपको पता है, रो रहे थे वो। करीब से एक पंडित गुजरा, उसने कहा जी क्या हुआ? उसने कहा जी बंदा मर गया। उन्होंने कहा अच्छा मसला ही कोई नहीं, अगर आप मुझे 1 लाख रुपया दें तो मैं इसमें दोबारा जान डाल सकता हूँ। वो बड़े हैरान हो गए, ठीक है जी आप तो पहुंचे हुए पंडित लगते हैं। उन्होंने कहा मंजूर है। पंडित ने कहा लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि 1 लाख रुपया मुझे एडवांस में देंगे आप, और दूसरी शर्त यह है कि जब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँगा ना तो किसी ने आंख नहीं खोलनी। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी 10 मिनट का मंत्र है। मैंने कहा ठीक है। लाख रुपया दिया और 10 मिनट तक आंखें बंद की, उसके बाद आंखें खोली, लाख रुपया भी गए, पंडित भी गए। अब मुझे बताइए, अगर कहीं पे फर्ज कीजिए ये पंडित उनके हथे चढ़ जाए तो क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्स करवा सकते हैं उससे? क्यों नहीं करवा सकते? अल्लाह कहते हैं एग्रीमेंट वाइड, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स वाइड है। मैं अगर इनसे कहता हूं भाई 1 मिनट के अंदर 10 सफ़े लिख के दिखाएं, इम्पॉसिबल। 1 घंटे के अंदर 500 किलोमीटर दौड़ के दिखाएं, इम्पॉसिबल थिंग। ये एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है। अगर आप तैयार हो, अगर आप हां कह दें, मैं आपके लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? क्यों? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, ये एग्रीमेंट वॉइड है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इंटेंशन। इंटेंशन, पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए। एग्रीमेंट वही इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे जिनमें पार्टीज की इंटेंशन होगी कि हमने एक लीगल रिलेशनशिप में होंगे, और अगर किसी एक ने खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। नॉर्मली कमर्शियल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है, कमर्शियल सेल परचेज की एग्रीमेंट। डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते।
हस्बैंड ने वाइफ से कहा इस संडे को मेरे दोस्त आ रहे हैं, अगर तुम अच्छा सा खाना उनके लिए बनाओ ना तो मैं तुम्हें नई साड़ी गिफ्ट करूंगा। ये रियल केस बता रहा हूँ आपको। वाइफ ने कहा मसला कोई नहीं, ऐसा खाना बेफिक्र। दोस्त आया, बड़ा अच्छा खाना बनाया और खिलाया उसको, दोस्त चले गए। उसके बाद वाइफ ने कहा साड़ी, उसने कहा साड़ी कैसी, कोई साड़ी वाड़ी नहीं, भाग जाओ। क्या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है? क्यों नहीं ले सकती? टेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में। क्लियर हो गया? तो एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क समझ आ गया? क्या फर्क है? फोर्सेबल बाय लॉ। और कौन कौन से एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है? जो इम्पॉसिबल है, जो इलीगल है, जिनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं। क्लियर हो गया? तो आज हमने बस यही आज का लेक्चर था। आज हमने क्या टर्म सीखी मुझे बताइए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। क्विकली जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑफर का मतलब क्या है? जब एक पर्सन किसी दूसरे को विलिंगनेस शो करवाता है कुछ करने या ना करने के लिए। ठीक है, जब ऑफर की जाती है इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक ऑफरर, एक ऑफरी। दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है, चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करे तो इसको कम्युनिकेट करना है ऑफरर को। ठीक है, और एक्सेप्टेंस के बाद वो ऑफर क्या कहलाता है? प्रॉमिस। और अब पार्टीज के लिए टर्म्स क्या यूज की जाएंगी? प्रॉमिसर और प्रॉमिसर। क्या एग्रीमेंट में सिर्फ एक ही पार्टी प्रॉमिस कर रही होती है? दूसरी पार्टी भी इन रिटर्न कोई ना कोई चीज प्रॉमिस कर रही होती है। और ये जो दूसरी पार्टी इन रिटर्न प्रॉमिस कर रही होती है इसके लिए लीगल टर्म क्या है? कंसीडरेशन। शाबाश, कंसीडरेशन। ठीक है, एक ही एग्रीमेंट में अगर हम दोनों पार्टीज हैं, मेरे लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंसीडरेशन कुछ और होगी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कंसीडरेशन कुछ और होगी। ठीक है, और अगर प्रोमिसेस हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस भी है, कंसीडरेशन भी है, उसे कहते हैं एग्रीमेंट। क्या सारे एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं? नहीं। कुछ एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, कुछ एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कौन से हैं? इलीगल, इम्पॉसिबल, जिनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ना हो। और जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक टेक्निकल सेंटेंस बोल रहा हूं अब, ये क्विक रिवीजन होगी आज की हमारे। अगर ये सेंटेंस समझ आ गया तो इसका मतलब है आज का पूरा लेक्चर समझ आ गया। जरा गौर से सुनिएगा। कहता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये बात समझ आ गई? चले गुड, आज का काम हो गया। लेकिन अब जरा कुछ थोड़ी सी टेस्टिंग भी कर लें। मैंने आपसे कहा था ना हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर के एंड में कुछ थोड़ी सी टेस्टिंग हो। तो 1 मिनट की ब्रेक आपको दी जा रही है, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अगर पढ़ना चाहे, बल्कि रीडिंग छोड़े, घर जाके रीडिंग कर लीजिएगा। 1 मिनट के लिए रिफ्रेश हो जाएं, नोट्स वगैरह बंद कर लीजिए, कुछ थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। पॉज कीजिएगा जी। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं इनके ऊपर कुछ छोटी छोटी केस स्टडीज़ हैं, वो मैं चाह रहा हूँ आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि मुझे भी और आपको भी तसल्ली हो जाए कि हम आज जो कुछ हमने सीखा है इसकी बेस पे कोई शॉर्ट केस स्टडीज़ अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। अच्छा, ये शॉर्ट केस स्टडीज़ आपका कंसेप्ट रिफ़्रेश करेंगी और हो सकता है MCQs में भी काम आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम में जो नॉर्मली ICAP केस स्टडी पूछता है वो इतनी छोटी नहीं होती। ठीक है, तो ज़्यादातर केस स्टडीज़ जो हैं वो सिर्फ कंसेप्ट रिफ्रेश करने के लिए या MCQs जो हमारे आएंगे उनकी तैयारी के लिए। लेकिन कुछ केस स्टडीज़ ऐसी हैं जो बड़ी हैं, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में टेस्ट हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 1 जी, कह रहा है अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर ₹50,000। ऑफर कौन है? अदील। और ऑफरी? बाबर। अच्छा, अदील, अच्छा आगे चलते हैं। बाबर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर। बाबर, ठीक है, अब वो प्रॉमिस ही बन गए, ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अब आगे उसने नहीं बताया हुआ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इन चीजों के बारे में नहीं बताया। तो जिन चीजों के बारे में केस स्टडी में उसने ना बताया हो, हमने अज्यूम करना है वो ओके है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसमें प्रॉब्लम हो उसका वो जिक्र करता है। तो इसका मतलब है उसने, बाबर ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
सब्सिक्वेंटली बाद में अदील रिफ्यूजेस टू सेल द फर्नीचर, अदील ने कहा मैं फर्नीचर सेल नहीं करूंगा, ठीक है। तो कैन बाबर टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अदील? देखें, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले पहले, एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले कोई पार्टी अगर उसको कैंसिल करना, रिफ्यूज करना चाहे कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नहीं। कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एक पार्टी अगर कैंसिल कर देना तो इसे कहते हैं ऑफर रिजेक्ट हो गई। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई पार्टी कहे मैंने ये काम नहीं करना, तो हम ये नहीं कहते ऑफर कैंसिल हो गई, हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में जुर्म है, इस पे सजा होती है। तो अब बताइए, एक्सेप्ट करने के बाद अदील ने रिफ्यूज कर दिया मैं फर्नीचर सेल नहीं करूंगा, क्या बाबर कोई एक्शन ले सकता है? बिल्कुल एक्शन ले सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है। जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े से क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब आपको एडिशनल मुश्किल कंसेप्ट है, बोनस के तौर पे बता रहा हूं, याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे कोई मसला नहीं है। जब कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है ना, तो जो एग्रीड पार्टी है उसके पास दो ऑप्शन होती हैं। कानून के पास जाए, उसका दरवाजा खटखटाए और दो कानून पूछेगा हाँ बोलो क्या चाहते हो। तो जो बाबर है इसके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये कहे सर इसने जो फर्नीचर कहा था ना, मुझे इसे कहे कि फर्नीचर मुझे बना के दे। इसको कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है जो कहा था वो करो, सूट फॉर स्पेसिफिक। और दूसरी ऑप्शन क्या है बाबर के पास, कि कानून को ये कहे सर फर्नीचर बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसकी वजह से ना मेरा नुकसान हुआ है, मेरे ग्राहक जो है वो खराब हुए हैं और मुझे नुकसान, इसे कहे मुझे डैमेजेस हर्जाना अदा करे। दोनों चीजें नहीं मांग सकते आपने। इसका मतलब है जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, आपने घर से बाहर निकलने से पहले ये डिसाइड करना है कि आपने जो केस फाइल करना है उस पार्टी के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से केस फाइल करना है, तो आपको क्या चाहिए? डैमेजेस चाहिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो कोर्ट के पास वो केस फाइल करना है। सूट फॉर डैमेजेस कर सकते हैं, सूट मींस केस, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दोनों के लिए नहीं। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलिए, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अदील एंड बाबर? यस। अच्छा, कौन सा? एक्सप्रेस के इम्प्लाइड? एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस है। चले, बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट जो उसने पूछा इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। चलिए, अच्छा ज़बानी कलामी हुआ कि रिटर्न फॉर्म में इससे फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इक्का दुक्का कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका रिटर्न होना ज़रूरी है, वरना एग्रीमेंट ओरली हो या रिटर्न फॉर्म में वो एक जैसे होते हैं। जी जी, हाँ, केस करने के लिए एविडेंस। सुन लें, आइंदा आप बहुत सी केस स्टडी में डिस्कशन करते हो ना, आपके ज़हन में सवाल आएगा सर इस चीज़ को अदालत में कैसे प्रूव करेंगे? ये वकीलों का काम है, ये हमारा काम नहीं। ठीक है, ये वकील इसी वो बड़े बड़े रास्ते निकाल लेते हैं, वो गवाह ले आएंगे कोई, वो हो सकता है उसने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हो, ठीक है, वो बड़े तरीके होते हैं, वो और भी तरीके होते हैं बड़े। ठीक है, तो ये याद रखिए। हाँ, ओरल इस हद तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है कि जो ओरल एग्रीमेंट होंगे उनको कोर्ट में प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन याद रखिए इसका यह मतलब नहीं है कि ओरल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते, वो भी इक्वली वैलिड है जैसा रिटर्न है। सिर्फ चंद एक एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है, वरना ओरल और रिटर्न एक बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। अदील ऑफर्स टू बाय कंप्यूटर फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 to which Babar responds positively. What is the consideration in this contract? अब ये डिपेंड करता है अच्छा सोच के बताना है, अदील के लिए क्या कंसिडरेशन है? हाँ, कंप्यूटर, क्योंकि अदील को इन रिटर्न कंप्यूटर मिलेगा। और बाबर के लिए क्या कंसिडरेशन है? 50,000। इसका मतलब है इस एग्रीमेंट में जैसे वो बात हुई थी, दो प्रॉमिस है। अदील बाबर को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, और बाबर अदील को ऑफर कर रहा है कंप्यूटर दूंगा। कंसिडरेशन क्लियर?
कंसीडरेशन का लफ्ज़ बार बार आएगा लॉ में, और इस लफ्ज़ की आपने आसान इंग्लिश नहीं ढूंढनी। कंसीडरेशन का मतलब कंसीडरेशन, इसको ये नहीं लिखना आपने रिवार्ड, ठीक है, या प्राइस, ये नहीं लिखना, कंसीडरेशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, 2 पार्ट्स है। पहला, अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर, बाबर एक्सेप्ट्स द इनविटेशन बट फेल्स टू टर्न अप, कैन अदील टेक एनी एक्शन अगेंस्ट बाबर? क्यों? अदील ने बाजार से खाना मंगवाया, फूड पांडा से उसने 1200 रुपया बिल भरा और खाना उसके लिए, अब वो खाना जाया हो गया तो 1200 रुपया उसे ले नहीं सकता? क्यों नहीं ले सकता? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते। मैं आपसे कहूं एग्जाम में जो टॉपर होगा उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा, और उसके बाद टॉपर है और मैं उसे इनाम ना दूं, और लीगल एक्शन ले सकता है मेरे खिलाफ? क्यों नहीं ले सकता? सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं। अगला, अदील इनवाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट हिज होम, बाबर एक्सेप्टेड इनविटेशन, बाबर अराइव्ड एट अदील्स होम, हाउएवर अदील फेल्स टू सर्व डिनर टू बाबर। अब वो दूसरा एंगल आ गया, अपने कहा वो उसके घर पहुंचा, वो कह रहा है मैं तो मजाक कर रहा हूं। तो भाई अब अदील को चाहिए ना, बाबर को आने जाने, उबर पे वो आया है, वापस घर जाएगा, आने जाने का किराया तो देना चाहिए ना अदील को? नहीं, अदील के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं। शाबाश। कमेंट ऑन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बताना है एक्सप्रेस है कि इम्प्लॉयड है। अदील ऑफर्स ऑन टेलीफोन to sell his car to Babar for certain sum and Babar in reply informs Adil that he accepts the offer. भाई टेलीफोन पे किया है, मेरा तो ख्याल है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, उसे तो रिटर्न होना चाहिए। नहीं नहीं, ओरल भी इक्वली वैलिड है जैसे रिटर्न है, ठीक है। जब तक हम वो स्पेसिफिक टाइप्स ही ना पढ़ते जिनका रिटर्न होना लाजमी है, तब तक ओरल हो या रिटर्न हो आपके लिए दोनों एक बराबर है, वैलिड है। तो ये एक्सप्रेस है बिल्कुल। फिर आबिद ए शू शाइनर स्टार्ट्स पॉलिशिंग द शूज ऑफ साजिद इन हिज प्रेजेंस एंड साजिद अलाउज हिम टू डू सो, उसे मना नहीं कर रहा। हाँ, कौन सा एम्प्लॉयड? शाबाश। तो इसके बाद क्या साजिद पैसे देगा आबिद को? कितने? रीजनेबल। ये जेन में रखे, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस तय ना पाई हो। अच्छा, एक मैंने इससे पहले एक टेक्निकल एडवांस कंसेप्ट बताया था, आपने ओके कर दिया तो मेरी हिम्मत मजीद बढ़ गई। अगर 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्लास यहीं पे ख़त्म कर लें और एक ऑप्शन है कंसेप्ट 1 मिनट में आपको डिस्कस करूँगा। और ये भी जो शू शाइनर वाली एग्जांपल थी, इसमें प्राइस तय नहीं हुई थी। लॉ कहते हैं 2 चीज़ें, दोनों में फ़र्क रखना है। पहली चीज़, मैं इन्हें कहूँ ये मोबाइल है, पहली चीज मैंने कहूँ ये मोबाइल आप खरीदेंगे, ये कहते हैं खरीदेंगे, मैंने इनको दे दिया, इन्होंने अपनी जेब में डाल दिया। इन्होंने पैसे देने हैं कि नहीं? कितने पैसे? दूसरी ऑप्शन, मैंने इन्हें कहा ये मोबाइल गिफ्ट के तौर पे फ्री में ये लेना पसंद करेंगे? इन्होंने कहा जी सर क्यों नहीं, और मैंने इनको दे दिया। क्या अब मैं पैसे रिकवर करवा सकता हूँ? लॉ कहता है 2 चीजें हैं, दोनों में फर्क है। एक प्राइस का तय ही ना होना, और एक ये तय होना कि प्राइस नहीं होगी। दोनों में फर्क है। अगर प्राइस तय ही नहीं हुई तो प्राइस मिलेगी जरूर, रीजनेबल। और अगर ये तय पाया है कि कोई प्राइस नहीं होगी तो फिर ये फ्री, अब मैं पैसे रिकवर नहीं करवा सकता। भाई ये फर्क समझ आया दोनों में? ये आगे चल के एडवांस्ड कंसेप्ट है, उसमें केस स्टडी में यूज होगा, ठीक है। दोबारा अगर समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ आया तो परेशानी की जरूरत कोई नहीं है, एडवांस का कोई मसला नहीं। यहां तक आपने घर जाके अब क्या करना है, कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ लेना है और रिटन फॉर्म में हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मैंने आपको 1 महीने तक कहा कि कोई मसला नहीं है, रिटन जैसा तैसा भी हो, जैसा तैसा भी हो रिटन में कर ले तो बहुत अच्छी बात। नहीं भी अभी कर सकते, कम से कम पढ़ जरूर लेना, ठीक है जी। ये होम असाइनमेंट रिटन पे करें, लूली लंगड़ी किस्म की असाइनमेंट कर लें, कोई मसला नहीं है, कर लें। एक लफ्ज लिख ले, चाहे यस नो ओके नॉट ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं, कम से कम डिसीजन करने के काबिल हो, ठीक है जी। लेकिन रिटन फॉर्म में कर एक लफ्ज ही सही,
लिख के जरूर आइएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने अटेम्प्ट किया है, ज़बानी कलामी ना। ठीक है जी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन असाइनमेंट हमेशा रिटन होगी, वो ओरल कभी नहीं होगी। हाँ, ये आपके लिए आसानी है कि जितना सोल्यूशन डिटेल में बुक में लिखा हो उतना ना लिखें, अभी 1 महीने तक गुंजाइश है, एक एक दो लफ्ज भी लिख दे तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन लिखे होने चाहिए। ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।